स्वागत है। आज हमारे पास वैदिक ज्योतिष के गहरे समंदर से एक बहुत ही खास मोती है जिस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 64th नवांश जी। हमें एक स्रोत मिला है, कालसूत्र अभिषेकम .pdfs के कुछ हिस्से हैं और इनके आधार पर आज की हमारी ये जो खोजबीन है, इसका मिशन है इस जटिल और सच कहूं तो कुछ रहस्यमय सी लगने वाली चीज को समझना। बिल्कुल। कि ये है क्या, ज्योतिष में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कुंडली में इसे ढूंढा कैसे जाता है और हाँ, इसका जिंदगी पर असर कैसा हो सकता है, और अगर ये मुश्किल है तो उपाय क्या है। नमस्ते। और ये विषय आपने सही कहा, वाकई ज्योतिष की बहुत ही सूक्ष्म मतलब बारीक गहराइयों में ले जाता है। तो शुरू करने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि नवांश कुंडली, जिसे D9 चार्ट भी कहते हैं ना, वो हमारी मेन जन्म कुंडली D1 का ही एक समझिए 9 गुना ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है। अच्छा। हाँ, इसे अक्सर शादी, लाइफ पार्टनर, किस्मत, आध्यात्मिक झुकाव और खासकर जीवन के जो बाद के साल होते हैं उनके फलों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके। अब इसी डिटेल्ड मैप में ये 64वां नवांश एक बहुत ही खास और जैसा आपने कहा संवेदनशील बिंदु है। स्रोत इसे एक कमजोर जगह, एक छिद्र बिंदु या एक छिपा हुआ दोष कहता है। छिपा हुआ दोष सुन के ही लगता है कि कुछ गंभीर बात है। तो चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। ये 64वां नवांश आखिर है क्या चीज? बस एक टेक्निकल पॉइंट है कुंडली में या कुछ और? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट से कहीं ज्यादा है। ज्योतिषीय विश्लेषण में इसे वाकई एक भेद्यता, एक कमजोरी का एरिया माना जाता है। भेद्यता मतलब? समझिए जैसे किसी पुराने किले में कोई गुप्त कमजोर दीवार हो। अच्छा, उदाहरण अच्छा है। हाँ, तो जब बाहरी हालात मतलब ग्रहों की दशा या गोचर इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, तो स्रोत के मुताबिक ये जीवन में अचानक से कोई बड़ा संकट, सेहत की समस्याएं, गहरी मानसिक परेशानी, यहाँ तक कि दुर्घटनाओं का भी सिग्नल बन सकता है। अरे बाप रे! हाँ, इसे कुंडली का एक अखिलेज हील कह सकते हैं। मतलब वो पॉइंट जहां इंसान बाहरी या अंदरूनी तौर पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। और आपने कहा कि स्रोत इसे कई नाम देता है। शायद वो नाम इसके स्वभाव को और साफ करते हो। बिल्कुल। इसके जो संभावित नेगेटिव प्रभाव हैं, उनकी गंभीरता को देखते हुए पुराने ज्योतिषियों ने इसे कई सांकेतिक नाम दिए हैं और हर नाम इसके एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। जैसे? पहला नाम है खर नवांश। खर शब्द का मतलब होता है कठोर, तीखा, दर्द देने वाला या समझिए राक्षसी असर वाला। खर, हाँ सुना है। हाँ, तो ये एक ऐसा नवांश का हिस्सा है जो जीवन में अचानक से कठोरता, मुश्किलें या दुख ला सकता है। और इस नवांश के स्वामी ग्रह को कहते हैं खरेश, मतलब खर नवांश का मालिक। खरेश, ओके। और दूसरा नाम? दूसरा है छिद्र नवांश। छिद्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, छेद, कोई दरार या कोई कमजोर जगह। तो ये नाम इस बात पर जोर देता है कि ये जीवन की जो हमारी सुरक्षा परत है उसमें एक वीक पॉइंट है, एक क्रैक है जहां से नेगेटिविटी या परेशानियां घुस सकती हैं। इसके स्वामी ग्रह को छिद्रेश कहते हैं। छिद्रेश, ठीक है। और तीसरा? और तीसरा नाम है निधनांश। निधन शब्द का अर्थ होता है अंत, समाप्ति या मृत्यु। ओ, ये नाम सीधा सीधा इसके आयु या जीवन काल मतलब लॉन्जेविटी के साथ गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि ये पॉइंट जीवन के अंत से जुड़ी घटनाओं या गंभीर हेल्थ क्राइसिस से जुड़ा हो सकता है, खासकर जब ये बुरी तरह एक्टिव हो। खर, छिद्र, निधन, ये नाम तो वाकई गंभीर है और इस पॉइंट के महत्व को साफ दिखाते हैं। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कुंडली जैसे इतने कॉम्प्लेक्स नक्शे में इस खास पॉइंट को ढूंढा कैसे जाता है? स्रोत में शायद 2 तरीके बताएं आपने कहा। हाँ बिल्कुल, इसकी गणना के 2 प्रमुख और मान्य तरीके ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलते हैं। ये दोनों तरीके अलग अलग नजरिए से इस बिंदु की पोजीशन तय करते हैं और दोनों ही जरूरी हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला तरीका है विधि 1, जन्म कुंडली D1 पर आधारित। ये हमारी मेन जन्म कुंडली यानी D1 चार्ट पर बेस्ड है। ठीक। इसके अनुसार 64वां नवांश हमेशा लग्न यानी जन्म के समय जो राशि उदय हो रही थी उससे गिनने पर या किसी भी ग्रह से गिनने पर 8वें भाव में जो राशि पड़ती है, 8वें भाव में? हाँ, उस राशि के पहले नवांश में स्थित होता है। नवांश आपको पता है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये उस राशि के बिल्कुल शुरू के 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट वाले हिस्से में पड़ता है। 8वें भाव में ही क्यों? इसका कोई खास ज्योतिषीय कारण है? 7वें या 9वें में क्यों नहीं? हाँ, इसका एक गणितीय और ज्योतिषीय दोनों तरह का तर्क है। देखिए,
एक राशि में 9 नवांश होते हैं। जी। तो जब हम लग्न या किसी ग्रह से गिनना शुरू करते हैं तो पहले 7 भावों को पार करने तक 7 राशियां पूरी होती हैं, जिनमें कुल मिलाकर 7 गुना 9 यानी 63 नवांश आ जाते हैं। अच्छा, गणितीय रूप से। हाँ, इसलिए सीक्वेंस के हिसाब से 64वां नवांश नेचुरली 8वीं राशि के पहले हिस्से में ही पड़ेगा। और ज्योतिषीय रूप से देखें तो 8वां भाव खुद ही आयु, मृत्यु, गुप्त मामले, अचानक आने वाले संकट, बड़े बदलाव और छिपी हुई कमजोरियों का कारक माना जाता है। ये तो लॉजिकल है। तो 64वें नवांश का 8वें भाव में पड़ना ज्योतिषीय सिंबोलिज्म के हिसाब से भी बहुत फिट बैठता है। समझ गई। गणित और ज्योतिषीय अर्थ यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। ये तो हुई पहली विधि जो D1 चार्ट पर है। अब दूसरी विधि क्या कहती है? विधि 2 नवांश कुंडली D9 पर आधारित। ये विधि सीधे नवांश कुंडली यानी D9 चार्ट को देखती है। D9 चार्ट, जैसा हमने कहा, हमारे भाग्य, धर्म और अंदरूनी क्षमताओं का नक्शा है। हाँ। इस विधि के अनुसार नवांश कुंडली में 64वां नवांश हमेशा नवांश लग्न यानी D9 चार्ट का जो लग्न है उससे गिनने पर चौथे भाव में स्थित होता है। ये दिलचस्प है। तो मतलब एक तरीका इसे D1 के 8वें भाव से जोड़ रहा है जो बाहरी संकट, आयु, छिपे मामलों का घर है, और दूसरा तरीका इसे D9 के चौथे भाव से जोड़ रहा है जो अंदरूनी सुख, मानसिक शांति, माँ, घर, इमोशनल सिक्योरिटी का घर है। जी हाँ। इन दोनों का एक ही पॉइंट से जुड़ना ये क्या दिखाता है? कुछ गहरा मतलब है इसका? जी हाँ, ये कनेक्शन ही की व्याख्या को और गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि 64वां नवांश सिर्फ बाहरी दुनिया के संकटों का ही सिग्नल नहीं है, जैसा D1 का 8वां भाव दिखाता है, बल्कि ये व्यक्ति की आंतरिक शांति, इमोशनल स्थिरता और मेंटल वेलबीइंग, जैसा D9 का चौथा भाव दिखाता है, उसको भी भेदने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बाहरी चुनौतियां और अंदरूनी बेचैनी मिल सकती हैं। बाप रे, यानी डबल मार। एक तरह से कह सकते हैं। अब स्रोत में एक और बारीकी पर ध्यान दिलाया गया है। गणना का आधार बिंदु लग्न बनाम चंद्रमा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम लग्न से गणना करें या चंद्रमा से या दोनों से, और क्या इससे व्याख्या बदल जाती है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ज्योतिष में किसी व्यक्ति के जीवन और पर्सनैलिटी को समझने के लिए लग्न, जो शरीर और बाहरी व्यक्तित्व है, बिल्कुल, जो भौतिक शरीर, पर्सनैलिटी और जीवन के रास्ते को दिखाता है, और चंद्रमा, जो मन और भावनाएं हैं। सही कहा, जो मन, भावनाओं, सबकॉन्शियस और हमारी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों को ही सेंट्रल माना जाता है। अच्छा। इसीलिए 64वें नवांश का विश्लेषण लग्न और चंद्रमा दोनों से करने की सलाह दी जाती है। तो दोनों से देखने पर क्या अलग-अलग बातें पता चलती हैं? स्रोत किसी एक को ज्यादा जरूरी बताता है? हाँ, दोनों अलग-अलग लेवल्स पर असर डालते हैं। कैसे? लग्न से गणना। जब हम लग्न को बेस मानकर 64वें नवांश की गणना करते हैं तो इसका असर मुख्य रूप से व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ, बाहरी दुनिया में आने वाली ठोस चुनौतियां, सोशल स्टेटस, कैरियर और जीवन की जो सामान्य प्रत्यक्ष घटनाएं हैं उन पर ज्यादा पड़ता है। ये बाहरी जीवन के उतार चढ़ाव से ज्यादा जुड़ा है। ओके। चंद्रमा से गणना। अब स्रोत चंद्रमा से की गई गणना को अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, खासकर गहरे और अंदरूनी प्रभावों के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, इंट्यूशन है, यादें हैं और हमारी सबसे गहरी इमोशनल रिएक्शंस का प्रतीक है। तो चंद्रमा से गिना गया 64वां नवांश और उसका स्वामी खरेश व्यक्ति की आयु की चिंता, गहरा मानसिक कष्ट, इमोशनल उथल-पुथल, अनजाना डर, अंदरूनी असुरक्षाएं और जीवन शक्ति में कमी की संभावना को ज्यादा साफ तौर पर दिखाता है। ये हमारे अंतरतम को, हमारी मानसिक शांति को सीधे प्रभावित कर सकता है। तो अगर मैं इसे सरल बनाने की कोशिश करूं, तो लग्न से गणना बाहरी दुनिया की मुसीबतों की तरफ इशारा करती है, जैसे नौकरी छूटना या एक्सीडेंट होना। हाँ, मोटे तौर पे। और चंद्रमा से गणना अंदरूनी तूफान, जैसे चिंता या इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ। मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकती हैं। हालांकि ये दोनों अक्सर जुड़े होते हैं। बाहरी संकट अंदरूनी अशांति पैदा कर सकता है और अंदरूनी अशांति बाहरी गलतियों का कारण बन सकती है। सही बात है। लेकिन हाँ, विश्लेषण करते समय चंद्रमा से मिलने वाले संकेत अक्सर ज्यादा गहरे, ज्यादा पर्सनल और आयु के लिए ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि ये 64वां नवांश क्या है, इसके नाम क्या बताते हैं और इसे लग्न और चंद्रमा से कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन क्या ये पॉइंट हमेशा ही नेगेटिव होता है? क्या जिसकी कुंडली में है वो हमेशा परेशान रहेगा?
स्रोत में लगता है कुछ शर्तों का जिक्र है हाँ, कि ये विनाशकारी तभी होता है जब कुछ खास ग्रह स्थितियां बने। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सोए हुए राक्षस की तरह है जो हमेशा एक्टिव नहीं रहता। अच्छा। इसकी जो नेगेटिव शक्ति है वो तभी पूरी तरह से सामने आती है या खतरनाक रूप लेती है जब ज्योतिषीय समय की दो मेन प्रणालियां दशा और गोचर एक साथ इसे जगा देते हैं। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ इन दो स्थितियों के मेल पर ही खतरनाक बनता है। कौन सी दो स्थितियां? पहली और सबसे जरूरी शर्त है दशांतर दशा। मतलब व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो जो 64वें नवांश का स्वामी है, यानी खरेश ग्रह। ओके, खरेश की दशा। जी, दशा सिस्टम जीवन में घटनाओं के टाइम और नेचर को तय करता है। ये उस ग्रह के असर को सामने लाता है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है ग्रहों का वर्तमान गोचर, ट्रांजिट। जब शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रह, जिन्हें नैसर्गिक रूप से अशुभ या क्रूर माना जाता है, अपने मौजूदा चाल में, फिर वो खरेश ग्रह की राशि के ऊपर से गुजर रहे हों या फिर स्वयं खरेश ग्रह के ऊपर से गुजर रहे हों जो कुंडली में कहीं बैठा होगा, गोचर एक तरह से तात्कालिक ट्रिगर का काम करता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डबल लॉक सिस्टम हुआ। पहले तो खरेश ग्रह की दशा या अंतरदशा का टाइम आना चाहिए जो एक लंबी अवधि हो सकती है। हाँ, कई सालों की। फिर उस पीरियड के अंदर जब कोई क्रूर ग्रह गोचर में उस सेंसिटिव पॉइंट या उसके स्वामी को छूता है, तब प्रॉब्लम सामने आती है। एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन। बिल्कुल सटीक कहा आपने, परफेक्ट स्टॉर्म। यही वो टाइम होता है जब कुंडली की ये छिपी हुई कमजोरी सतह पर आ जाती है। दशा ने स्टेज तैयार किया होता है और गोचर उस पर पर्दा उठा देता है। और अकेले दशा या अकेले गोचर का असर उतना तेज नहीं होता? उतना नहीं होता जितना दोनों के एक साथ आने पर होता है। तब असर कई गुना बढ़ जाता है। और जब ये एक्टिवेशन होता है तो स्रोत के अनुसार किस तरह की समस्याएं या मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं? क्या कुछ उदाहरण है? हाँ, स्रोत में कई तरह की संभावित समस्याओं का जिक्र है जो इस एक्टिवेशन के दौरान व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। जैसे करियर और पैसे में अचानक नौकरी चली जाना, बिजनेस में बड़ा नुकसान, प्रमोशन रुक जाना, ऑफिस में कोई बड़ा झगड़ा या बेइज्जती, या फिर अचानक बड़े खर्चे आ जाना और पैसों की तंगी। सेहत में कोई पुरानी बीमारी का अचानक बढ़ जाना, किसी नई और कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम का पता चलना, या एक्सीडेंट्स जिनमें चोट लगने का खतरा हो। ठीक है। रिश्ते और परिवार में घर में झगड़े बढ़ जाना, पार्टनर या परिवार वालों से गंभीर मतभेद, या परिवार में किसी की सेहत को लेकर बड़ी चिंता। ये भी हो सकता है। जी हाँ, और मानसिक स्थिति पर भी असर होता है। बहुत ज्यादा चिंता, डिप्रेशन के दौरे पड़ना, बेवजह का डर लगना, नींद न आना और आमतौर पर मानसिक शांति का पूरी तरह भंग हो जाना। ये लिस्ट तो वाकई ध्यान देने लायक और गंभीर है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी अनुभवी ज्योतिषी ने कुंडली में इस स्थिति को पहचाना है और दशा गोचर के आधार पर इसके एक्टिव होने की संभावना भी दिख रही है, तो क्या किया जा सकता है? हाँ, स्रोत में उपायों की बात तो है, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था, उससे पहले एक बहुत ही जोरदार चेतावनी दी गई है। वो क्या है? हाँ, और ये चेतावनी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे उपायों से भी पहले समझना जरूरी है, क्योंकि गलत उपाय फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अच्छा। स्रोत पूरी स्पष्टता और जोर देकर कहता है कि 64वें नवांश के स्वामी ग्रह यानी खरेश से जुड़ा रत्न कभी भी किसी भी हालत में नहीं पहनना चाहिए। ये सबसे जरूरी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कभी नहीं? अरे, ये तो ज्योतिष की सामान्य सलाह से बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर तो ग्रहों को मजबूत करने या उनका अच्छा फल बढ़ाने के लिए रत्न पहने जाते हैं, तो खरेश का रत्न क्यों नहीं भाई? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, सामान्य नियम यही है कि रत्न संबंधित ग्रह की ऊर्जा और प्रभावों को बढ़ाते हैं, उसे एम्प्लीफाई करते हैं। हाँ। हम शुभ ग्रहों की शक्ति बढ़ाने या कमजोर लेकिन शुभ ग्रहों को बल देने के लिए रत्न पहनते हैं। लेकिन खरेश ग्रह का नेचर ही प्रॉब्लम वाला है। वो कुंडली के एक नेचुरली नेगेटिव या कष्ट देने वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। उसकी ऊर्जा को रत्न के जरिए बढ़ाना उसकी नेगेटिव शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने जैसा होगा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी दुश्मन को और हथियार पकड़ा दें। अच्छा, ये बात है। स्रोत साफ कहता है कि ऐसा करना जीवन में संकट को कई गुना बढ़ा सकता है। कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है, सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है या भारी फाइनेंशियल बर्बादी हो सकती है। ये उपाय नहीं बल्कि विपत्ति को न्योता देना होगा। ये वाकई एक चौंकाने वाली और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है। इसे तो गांठ बांध लेना चाहिए। तो फिर अगर रत्न पहनना सख्त मना है,
तो इस नेगेटिव प्रभाव को शांत करने या उससे बचने के सही उपाय क्या हैं? श्रोत क्या सुझाता है? हाँ, अब आते हैं सही उपायों पर। स्रोत यहाँ बहुत रचनात्मक और सुरक्षित उपाय सुझाता है। इनका मकसद खरेश ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे शांत करना, बैलेंस करना या उसके नेगेटिव असर को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है। ये उपाय इस तरह है। 1. मंत्र जप। जो ग्रह खरेश बनता है उसके वैदिक या तांत्रिक मंत्र का रोज श्रद्धा के साथ जप करना। माना जाता है कि मंत्रों की वाइब्रेशंस ग्रह की उग्र या नेगेटिव ऊर्जा को शांत करती हैं और एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है। मंत्र जप ठीक है। 2. दान। खरेश ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करना। हर ग्रह का अपना रंग, धातु, अनाज होता है। जैसे अगर शनि खरेश है तो काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े, लोहे की चीजें शनिवार को दान कर सकते हैं। अगर बुध खरेश है तो हरी चीजें जैसे हरी दाल, हरे कपड़े या जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान दान करना अच्छा हो सकता है। दान को कर्मों के नेगेटिव असर को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। ये भी ठीक है। दान। 3. सेवा। ये एक बहुत ही असरदार और पॉजिटिव उपाय है। खरेश ग्रह जिन चीजों या रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें उसके कार्यकत्व कहते हैं, उनसे जुड़ी निस्वार्थ सेवा करें। सेवा कैसे? उदाहरण के लिए, अगर चंद्रमा खरेश है, चंद्रमा माँ और माँ जैसी औरतों का कारक है, तो अपनी माँ की या किसी बुजुर्ग महिला की या अनाथालय में बच्चों की सेवा करें, उनकी देखभाल में मदद करें। अच्छा। अगर शुक्र खरेश है, शुक्र पत्नी, बहन, गाय, बैल का कारक है, तो औरतों का सम्मान करें, उनकी मदद करें या जैसा स्रोत कहता है बैल, नंदी की सेवा करें, गौशाला में चारा दें या उनकी देखभाल में मदद करें। इस तरह की सेवा से उस ग्रह से जुड़ी डिवाइन एनर्जी खुश होती है और नेगेटिव असर कम होता है। ये सेवा वाला उपाय तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव है। जी। चौथा उपाय है 4. शुभ ग्रहों को मजबूत करना। अपनी कुंडली में जो ग्रह नेचुरली शुभ हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, जैसे लग्नेश, लग्न का स्वामी, पंचमेश, 5वें भाव का स्वामी, नवमेश, 9वें भाव का स्वामी, अगर वो खुद करेश ना हो, हाँ, तो उनके मंत्रों का जप करें या अगर सही लगे तो उनके रत्न पहने। ये शुभ ग्रह जीवन में ढाल की तरह काम करते हैं और करेश के बुरे असर की तेजी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ? हाँ, 5वां और बहुत प्रैक्टिकल उपाय है 5. सावधानी और जागरूकता। जब खरेश की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और खासकर जब अशुभ ग्रह गोचर में खरेश या उसकी राशि को छेड़ रहे हो, तो बहुत अलर्ट रहें। मतलब ऐसे टाइम में कोई भी बड़ा नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जैसे बड़े फैसले टाल दें। लंबी या रिस्की यात्राओं से बचें। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें और किसी भी तरह के झगड़े या बहस से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय गलतफहमी या झगड़े का चांस बढ़ जाता है। ये उपाय वाकई तार्किक लगते हैं। इनमें जोर ऊर्जा को शांत करने, बैलेंस करने या दिशा बदलने पर है, न कि उसे भड़काने पर। बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में उपाय सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि वे हमारे कर्म, व्यवहार और नजरिए में बदलाव लाने के लिए भी होते हैं। सेवा और दान उसी का हिस्सा है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? आइए 64th नवांश की इस गहरी खोजबीन से निकले जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। जी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 64th नवांश वैदिक ज्योतिष में आयु, सेहत और जीवन में अचानक आने वाले गंभीर संकटों का एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव इंडिकेटर है। ये कुंडली में छुपी एक संभावित कमजोरी है। दूसरा, इसकी गणना लग्न और चंद्रमा दोनों से करनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा से की गई गणना को गहरे मानसिक, भावनात्मक और आयु से जुड़े मामलों के लिए ज्यादा गंभीर माना जाता है। ओके। तीसरा, और ये राहत की बात है, कि इसके गंभीर अशुभ प्रभाव हमेशा एक्टिव नहीं रहते। ये केवल तभी सामने आते हैं जब खरेश ग्रह की दशा, अंतर्दशा और अशुभ ग्रहों के गोचर का नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनता है। और जहां तक एक्शन की बात है, सबसे जरूरी सबक है खरेश ग्रह का रत्न पहनने से हर हाल में बचना चाहिए। ये उल्टा पड़ सकता है। बिल्कुल। इसके बजाय मंत्र जप, दान, संबंधित कारकत्वों की सेवा और कुंडली के शुभ ग्रहों को मजबूत करने जैसे शांत करने वाले उपायों पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक्टिवेशन के संभावित समय के दौरान एक्स्ट्रा सावधानी बरतना जरूरी है। बिल्कुल सही।
श्रोत भी यही इशारा करता है कि इन रचनात्मक और शांत करने वाले तरीकों से खरेश के प्रभाव को बैलेंस करना ही सही, सुरक्षित और समझदारी का रास्ता है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। श्रोत बार बार इस छिपे हुए दोष को समझने पर जोर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे ज्योतिषी चार्ट में दिखाई गई संभावित कमजोरियां, जैसे ये 64वां नवांश, इनके बारे में जानना सिर्फ डरने या चिंता करने के लिए है? अच्छा सवाल है। या फिर ये ज्ञान हमें मजबूत बना सकता है? क्या ये हमें अपने जीवन के उन एरियाज के प्रति ज्यादा जागरूक और अलर्ट बनाकर एक्टिवली सावधानी बरतने, पॉजिटिव कर्म करने और मुश्किल समय के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकता है? हाँ, शायद यही इसका उद्देश्य हो। शायद इस तरह की ज्योतिषीय जानकारी का मकसद हमें किस्मत के आगे लाचार महसूस कराना नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा को ज्यादा जिम्मेदारी, जागरूकता और तैयारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करना है। इस पर विचार किया जा सकता है।